दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, इसकी चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर एक जो चित्र बनाया गया है, चित्र के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर एक आप जो चित्र देख रहे हैं, इसमें यूरोप व अमेरिका के कई सारे जो देश हैं उनके तिरंगों को दिखाया गया है, जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ये लोग अपने लोकतंत्र व गणराज्य की बहाली के लिए, ये जो देवी आपको एक इमेज दिख रहा है, ये इन्हें कहा जाता है स्वतंत्रता की देवी। क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें जो लोकतंत्र की देवी थी वो महिला का रूप माना जाता था। तो इसलिए चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से यूरोप के जो देश हैं वो स्वतंत्रता की देवी के पास जा रहे हैं और धीरे धीरे अपने आप को लोकतांत्रिक देश बना रहे हैं। ये चित्र किसने बनाया? तो ये चित्र बनाया था फ्रेडरिक सैरियो नाम के एक चित्रकार थे। 1848 में उन्होंने चित्र को बनाया और इस चित्र के माध्यम से वो विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य के स्वप्न को देख रहे थे। तो यहाँ पर हम अगर चित्र के बारे में जानना चाहें तो चित्र के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर आप एक बात और गौर कीजिए कि देवी के हाथों में जो मशाल है ये ज्ञानोर्जन का एक प्रतीक के रूप में देखा गया है, यानी कि ये मशाल ज्ञानोदय की मशाल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, चित्र के बारे में हमने बता दिया। इस चित्र में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको हर एज, हर वर्ग के व्यक्ति दिखेंगे, यानी कि हम महिला पुरुष भी आपको दिखेंगे, बच्चे भी दिखेंगे, बुढ़े भी दिखेंगे, सब कोई दिखेगा। यानी कि सारी जनता अब लोकतंत्र की बहाली चाहती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये स्वप्न जो देखा था ये फ्रेडरिक सैरियो ने देखा था और उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। यहाँ पर एक शब्द आता है, आपको पूरे लेसन में मिलेगा, निरंकुशवाद। तो सबसे पहले हम निरंकुशवाद के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज निरंकुशवाद। तो निरंकुश का मतलब होता है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। यानी कि जिस प्रकार से आप देखेंगे वर्तमान में जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पर किम जोंग उन का शासन है, तो आप उन्हें कहते हैं तानाशाह। तो वहाँ पर भी एक निरंकुश शासक है, यानी कि उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, जो मन कहे वो करे। तो ऐसे शासन को निरंकुशवाद कहा जाता है। तो इसी प्रकार की शासन व्यवस्था पहले यूरोपीय देशों में भी हुआ करती थी, जिसकी खत्म करने के लिए और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए वहाँ के लोगों ने धीरे धीरे एक जो लड़ाई लड़ी और बाद में वहाँ पर लोकतंत्र बहाल हुआ। तो इस लेसन में हम यही सब जानेंगे कि किस प्रकार से यूरोप के देशों में देश प्रेम और लोकतंत्र की बहाली हुई थी। तो इस चित्र को आपने समझ लिया। इस चित्र को समझने के बाद अगर आप देखेंगे तो उन लोगों उनके हाथ में जो यहाँ पर एक चित्र में आप ये और देख लीजिए कि जो ये ज्ञान की देवी, स्वतंत्रता की देवी है, उनके हाथ में आपको एक बैनर जैसा दिख रहा है। तो आखिर ये किसका प्रतीक है? ये जो उनके हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है, यानी कि उनके हाथ में जो ली हुई हैं वो दिखा रहा है कि मनुष्य के अधिकार हैं ये, और जो वो ली हुई है मशाल वो दिखा रहा है कि ये ज्ञानोदय की मशाल है, क्योंकि स्वतंत्रता को महिला का रूप दिया जाता था फ्रांसीसी क्रांति में। अब इसके बाद आप देखेंगे आगे कि निरंकुशवाद को आपने समझ लिया। कल्पना दर्श क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। तो एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। अब यहाँ पर आप लेसन पे आ जाएं तो सैरियो जो हैं, यानी कि फ्रेडरिक सैरियो जिन्होंने चित्र को बनाया था, वो एक कल्पना दर्श में दुनिया के लोग ऐसा वो मतलब ड्रीम देखते थे, सपना देखते थे कि ऐसी दुनिया हो जहाँ पर समूहों में सॉरी यहाँ पर हम पहुँचे हुए थे। उनके हाथ में मनुष्य के अधिकार का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं, यानी कि आपको जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं सामने, ये अवशेष दिखा रहे हैं कि निरंकुश शासन व्यवस्था के बिखरे हुए अवशेष हैं, यानी कि किस प्रकार से निरंकुशता को खत्म किया गया है। और इसके बाद बिखरे हुए अवशेष हैं। सारियों के कल्पना दर्श का मतलब हमने आपको बताया कि एक ऐसा समाज जो कल्पना में इतना आदर्श है कि उसका साकार होना भी पॉसिबल नहीं है। तो इनका जो कल्पना दर्श था उसके अनुसार दुनिया के लोग अलग देशों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और जो उनका पोशाक है उससे हो रही है। यानी कि जो उनके चित्र है वहाँ पर अगर आप पहचानना चाहें कि कौन है लोग, तो उनके कपड़ों के द्वारा आप उनके देशों को पहचान सकते हैं कि किस देश के लोग हैं। और स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो
तब तक एक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। यानी कि आपको ये चित्र के बारे में भी हम बता रहे हैं, तो चित्र में आप देखेंगे कि इनके आगे यहाँ पर अब आपको हम दिखा दें कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं, फिगर में अगर आप देखें तो कई ऐसे देश हैं जो यहाँ पर उसके आगे आ चुके हैं। यानी कि अमेरिका का ये झंडा है, जो आप ये झंडा देख रहे हैं अमेरिका का है। ये है जो झंडा दिया हुआ यहाँ पे, ये स्विट्जरलैंड का दिया हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि ये दोनों देश स्वतंत्रता की देवी की प्रतिमा से आगे निकल चुके हैं। इसका मतलब है कि ये लोग अपना लोकतंत्र को बहाल कर चुके हैं। लेकिन जो देश अभी पीछे हैं या पास में हैं, उनके बारे में चित्र में है कि जो अब तक मतलब नेशनलिज्म नहीं मतलब राष्ट्र राज्य बन चुके हैं, लेकिन जो नहीं बने हैं वो लोग पीछे हैं। और फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास में अभी अभी पहुंचा है। ये जो है ये फ्रांसीसी फ्लैग है। ये वाला आप जो फ्लैग देख रहे हैं ये एक फ्रांसीसी फ्लैग है। कौन सा? ये फ्लैग जो है आपको चित्र में ये जो दिख रहा है ये फ्रांसीसी फ्लैग है और ये प्रतिमा के पास पहुंच चुका है। यानी कि जल्द ही वहां पर बदलाव होने की उम्मीद है। तो ये एक स्वप्न था, यानी कि आप मान सकते हैं कल्पना करके बनाया गया एक चित्र था जो फ्रेडरिक सैर्यू ने बनाया था कि किस प्रकार से यूरोप में जो नेशनलिज्म है उसको स्थापित किया जाएगा। प्रतिमा के पास अभी भी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं। यानी कि तिरंगे के द्वारा पहचाने कि कौन कहाँ पर है, इसकी स्थिति का मूल्यांकन उसके द्वारा होगा। जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। और उसके बाद यह जो छवि निर्मित की जर्मन लोग जब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, वो झंडा वे थामे हुए हैं। वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसके अनेक जर्मन भाषी रियासतों की एक प्रतिभा प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। यानी कि क्रम में लगे हुए हैं। ऊपर जो आप देख रहे हैं स्वर्ग है, यानी कि जो स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य को देख रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेडरिक सैर्यू ने इस चित्र को बनाया है। अब चित्र के बारे में हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि और क्या इस लेसन में दिया हुआ है। तो इस लेसन में दिया हुआ है फ्रांसीसी क्रांति। सबसे पहले जो बात किया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति और एक देश का विचार क्या है। तो सबसे पहले जो मतलब नेशनलिज्म की जो परिभाषा सबसे पहले दी गई, जो अभिव्यक्ति हुई, वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। यानी कि 1789 में जब फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद पहली बार नेशनलिज्म की अभिव्यक्ति हो। यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट टुक टू द डिसीसिव स्टेप। इसके बाद फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। यानी कि पूरा जो फ्रांस का क्षेत्र था वहां पर निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में आ गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उनकी नियति तय करेंगे। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा जो यूरोप में जो ये विचार फैला था वो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही ये विचार फ्रांस में फैला। ये बात यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ये सब भी बातें बताई गई हैं कि 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में फ्रेंच सेनाएं रास्ता तैयार किया और इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उनके ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को खत्म किया। अब यहाँ पर चित्र बना हुआ है वियना कांग्रेस का जो फिगर है ये यहाँ पर बना हुआ है। 1815 के बाद यूरोप किस प्रकार से, यूरोप का मैप दिया हुआ है कि यूरोप किस प्रकार। आप रूसी साम्राज्य देख रहे हैं कि रूसी साम्राज्य कितना बड़ा है। नॉर्वे, जो स्वीडन है, आइलैंड है, आयरलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस, स्पेन, यानी कि यूरोप के आप देशों को देख सकते हैं कि 1815 में किस देश की क्या स्थिति यहाँ पर थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब इसके बाद यहाँ पर आप फ़िलिस्तीन भी देख सकते हैं कि ये है फ़िलिस्तीन यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर अब इजराइल भी आ चुका है, लेकिन उस समय इजराइल नहीं था, फ़िलिस्तीन केवल था। इसके बाद अब 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। उसके पहले क्या था, जन्म के आधार पर अधिकार मिलते थे कि ये किनके यहाँ राजा के घर के हैं तो राजा, तो ये जो अधिकार था ये खत्म कर दिया गया 1804 में, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अब हम देखें और इसके बाद क्या दिया हुआ है। अब ये आ गया जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। ये जो चित्र दिया हुआ है जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट द्वारा बनाया गया है। इसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये यहाँ पर दिया है, यानी कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आज है। यानी कि अगर 18वीं शताब्दी का मैप देखेंगे और जो नया मैप है वो देखेंगे तो आपको कई नए देश वहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि आज हम जर्मनी को देख रहे हैं, इटली को देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड को जिस रूप में देख रहे हैं उस रूप में उस समय पे नहीं थे। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, जैसे कि 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला, 1814-15 में नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि हुई, 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। ये सब याद करने वाली तारीखें इसमें दी हुई है। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग क्या था, तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, यानी कि वो जमीन का मालिक होता था। राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से, यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण था यूरोप में सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था वो था कुलीन वर्ग। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। इसके बाद ये सब सिलेबस में है। आपको हम क्वेश्चन पे जाते हैं कि आखिर प्रश्न क्या क्या पूछता है, तो उसके अनुसार हम आपको बताएं, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो पूरा लेसन पढ़ते पढ़ते केवल पढ़ते रह जाएंगे। तो इसलिए आपको हम सबसे पहले बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, फिर क्वेश्चन के हिसाब से हम उसका आंसर आपको बताते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि जियोसेपे मैत्सिनी कौन थे। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मैजिनी यानी मैत्सिनी ये कौन थे, इनके बारे में आप बताइए। तो अब इसके बारे में अगर हमको बताना हो तो यहाँ पर आप जानिए कि ये जो थे ये इनका जन्म 1807 में हुआ था। इनका जन्म जेनेवा में हुआ था। जेनेवा कहाँ पे है, जेनेवा इटली में है। तो इटली के जेनेवा में 1807 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1807 में इनका जन्म हुआ था। किसका हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं इनकी जियोसेपे मैत्सिनी की। तो इनका जन्म हुआ था। अब इसके बाद इनके बारे में और हम बात करें तो जो ये थे, ये एक प्रकार के इटली के जो एकता के हम कह सकते हैं सूत्रधार यही थे, यानी कि यही इटली को एकत्रित करने में बहुत इनका मदद था, यही मेन उसके थे। और ये जो थे रेवोल्यूशन इवेंट जो है फ्रांस का जो हुआ था उसको देखे थे, उसके बाद ये इटली में भी उस प्रकार से क्रांति लाई। और इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत लॉन्ग हो गया है वीडियो, तो इसलिए अगले वीडियो में हम केवल क्वेश्चन आपको बताएंगे। और ज़रूर इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।